हेलो। तो हम सॉलिड के 4 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे नया टॉपिक, और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा, क्योंकि +1 में ये आप सबने नहीं किया। ये +2 में फर्स्ट टाइम आया हुआ है टॉपिक। इवन आपने किसी भी क्लास में पहले नहीं किया हुआ है। और इसी टॉपिक के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपसे कह रहा था कि इसमें इमेजिनेशन करना होगा, यानी इसमें आपको इमेजिन करना है। ये अब से लेकर पूरे लास्ट तक, मैक्सिमम लास्ट तक ही 2 या 3 टॉपिक को छोड़ के सारा का सारा चैप्टर जो है बिल्कुल इमेजिनेशन का है, और बहुत ही ध्यान से समझना होगा। चैप्टर काफ़ी इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इसी टॉपिक के लिए कह रहा था कि इसको ऐसे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, समझना भी मुश्किल होगा आपके लिए। इसके लिए बोर्ड चौक जो भी है, फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास ही बेहतर रहती है। चैप्टर नंबर 1 के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम क्लास में इसको समझें। खैर, अब जितना हो सकता है उतना समझेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं होगा, आप समझ जाओगे। नहीं समझ पाओगे तो मुझको बोलना, मैं फिर इसके कॉल के ज़रिए या वीडियो कॉल जो भी होगा, जो बन पाएगा वो मैं करूँगा। बाकी ट्राई तो करते हैं। देखो, शुरुआत तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं देखो डरवा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि दिक्कत हो सकती है। आपको भी दिक्कत हुई तो बता देना। देखो, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या नाम है? क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। आओ एक एक करके हम इनको समझेंगे। क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। देखो, मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि हमें एमोर्फस सॉलिड से कोई मतलब नहीं है, बस जितना हमें मतलब था उतना हमने पढ़ लिया, उतना ही सिलेबस में है। उसके आगे एमोर्फस का कोई नामो निशान नहीं है इस पूरे सिलेबस में, +1 +2 के चैप्टर 1 में। दूसरी बात, हम जो भी हम पढ़ेंगे अब से लेके लास्ट तक, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब से लेके लास्ट तक जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही कंसेप्ट लेकर पढ़ेंगे। यानी वहाँ पे आपको बार बार नहीं कहेगा कि क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड आ गया, आपको समझ जाना है कि क्रिस्टलाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है क्रिस्टल लैटाइस। क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। देखो, क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। तो अब इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। तो इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ हल्का सा, जो हमने बताया था क्रिस्टलाइन के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे मेन करेक्टरिस्टिक क्या था? सबसे मेन बात क्या थी? सबसे मेन बात ये थी कि जो उसके पार्टिकल्स थे वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में, मतलब अरेंज थे, एक रेगुलर तरीके से अरेंज थे 3D स्ट्रक्चर में। हमको याद है, आपको भी याद होगा कि हम पार्टिकल्स को एक रेगुलर 3D के अरेंजमेंट में उसको हम अरेंज कर रहे थे। ठीक है, उसके पार्टिकल्स इरेगुलर नहीं थे, किसकी तरह? एमोर्फस की तरह इरेगुलर नहीं थे। ऐसे पार्टिकल्स एक रेगुलर सीक्वेंस में और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, यानी जो इसका रेंज होगा काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही अरेंज होता रहेगा। अब बताओ, इस पार्टिकल्स के एक आगे भी पार्टिकल्स होगा, एक पीछे भी होगा, एक ऊपर भी होगा, एक नीचे भी होगा। तो इस पार्टिकल्स के नीचे ये पार्टिकल, ऐसे ही इस पार्टिकल्स के नीचे ये पार्टिकल, इस पार्टिकल्स के ऊपर ये पार्टिकल, ऐसे ही इसके पीछे पार्टिकल्स होंगे। देखो, इमेजिन करना, इसके पीछे भी पार्टिकल्स होंगे, ऐसे ही इस पार्टिकल्स के पीछे भी पार्टिकल्स होंगे, इस पार्टिकल्स के पीछे भी पार्टिकल्स होंगे। ऐसे बच्चे इस पार्टिकल्स के पीछे पार्टिकल होंगे, यानी आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। अब इनको मिला दो आपस में एक लाइन से। ठीक है, ऐसे ऐसे एक लाइन से मिला दो। ठीक है, ऐसे पीछे वाले, इन चारों के पीछे 4 पार्टिकल हैं, इन चारों के पीछे 4 पार्टिकल हैं, इनको मिला दो, और इनके पीछे वाले को और आगे वाले को मिला दो, तो आपको दिख रहा है कि एक क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में ऐसी कोई लाइन्स नहीं होती, ये बिल्कुल चिपके होते हैं। मैंने जानबूझ के इनको दूर दूर बनाया था कि समझ में आ जाए। तो ये एक्चुअली में चिपके होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन लाइन से मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ ये लाइन कोई रियल लाइन नहीं है, ऐसी कोई लाइन होती ही नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, ऐसे ही औरों के लिए भी कर दो आप।
ठीक है। ऐसे इसको मिला दो आप, इसको मैच करो, इसको मैच करो, इसको मैच करो, ठीक है। अब इनके पीछे वाले पार्टिकल्स को मैच कर दो आप और इनको आपस में मिला दो, ठीक है। ये लो, ये भी मिल गया, ठीक है। ऐसे ही ये बड़े वाले को एक साथ और छोटे वाले को एक साथ मिला दो। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि वो बड़े वाले पार्टिकल्स के पीछे हैं। एक्चुअली सब साइज बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारे पार्टिकल्स एक साइज के हैं, बट पीछे हैं तो इनको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही ऊपर नीचे से मिला दो, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे आपको क्या दिख रहा है, एक यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है, किसकी, क्यूब की। एक्चुअली क्यूब हो ये जरूरी नहीं है, ट्राइक्लिनिक, हाँ, टेट्राहेड्रल, मोनोक्लिनिक, बहुत सारे नाम आएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे सिखा क्या रहा हूँ, आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में, मतलब एक रेगुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं 3D स्ट्रक्चर में। दूसरी बात, पार्टिकल्स के आगे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के पीछे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के ऊपर या नीचे जो पार्टिकल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर डिस्टेंस में है। ये नहीं कि एक पार्टिकल्स यहाँ है, दूसरा यहाँ पे, तो तीसरा यहाँ पे, चौथा बिल्कुल इसके बीच में, ऐसा नहीं है। एक रेगुलर सीक्वेंस में, यानी एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर डिस्टेंस में वो मतलब सीक्वेंस में अरेंज्ड है। और वहाँ से हमने क्या देखा बच्चे, हमने वहाँ से वो क्या देखा, हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स हैं ये एक रिपीटिंग सेल, एक रिपीटिंग स्मॉलेस्ट पोर्शन को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है। जब हम इन पार्टिकल्स को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है, एक क्यूब है, एक क्या है, क्यूब है। और ये क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है किस ऑर्डर में, एक रेगुलर अरेंजमेंट के ऑर्डर में, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। ये क्यूब, इस क्यूब, ऐसे ही बच्चे इस क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब होगा, देखो इस डायग्राम में देखो आप अच्छे से समझोगे। इस क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब होगा, इस क्यूब के नीचे एक क्यूब है, ये आपको दिख रहा है, इस क्यूब के पीछे भी एक क्यूब होगा, इस क्यूब के आगे भी, यानी एक क्यूब 4 क्यूब से ढका हुआ है। यानी ऐसे हर एक क्यूब बहुत सारे पार्टिकल से, हर बहुत सारे क्यूब से ढके हुए हैं, ठीक है। अब आओ शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ये समझना बहुत ज़रूरी था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी क्या थी। देखो ये यहाँ मैं वीडियो से अपने, मुझको साफ साफ दिख रहा है, क्या पता आपको साफ ना दिखे वीडियो में। तो जो नोट्स मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, वो नोट्स आप अच्छे से लिख लिया होगा, मुझको उम्मीद है। आप नोट्स अपना खोलना सामने और साथ साथ वीडियो देखना और अपने नोट्स से मैच करते रहना मैं जो पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल में, देखो मैं एक्चुअली मैं अपने नोट्स से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल क्या लिखा हुआ है, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या यही बात मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे मेन करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं, रिपीट होते रहते हैं एक रेगुलर वे में, एक प्रॉपर वे में, डिस्टेंस में, कहाँ तक, बहुत ही लंबे समय तक, बहुत ही लंबे दूरी तक, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। मेरी बात समझे ना। आगे आ जाओ, देखो जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसका हर एक लाइन का मतलब आपको आना चाहिए, तभी आपको चैप्टर में आगे बढ़ने का मजा आएगा, नहीं तो पीछे का बोलते रहोगे, आगे का कुछ नहीं आएगा समझ में। सॉलिड, एमोर्फस, क्रिस्टलाइन, इन सब में क्या फ़र्क है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि बस 4 पॉइंट नाम नाम के कर लिए, नहीं, उनको अंदर से आपको डीपली समझना होगा। ये चैप्टर ऐसा है ना जिसमें आपको अच्छे से सुनना होगा। टफ चैप्टर नहीं है, इजी है, पर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे डिपेंड है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आ जाओ आगे। अब देखो लिखा हुआ है आगे, अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटाइस पॉइंट टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टल लैटाइस। अब देखो यहाँ पे हमें क्रिस्टल लैटाइस का डेफिनेशन मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, क्या बोल रहा है कि लैटाइस पॉइंट के रेगुलर अरेंजमेंट को, लैटाइस पॉइंट के रेगुलर अरेंजमेंट को, जिससे कि एक लार्ज सॉलिड बन सके,
उससे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटाइस। यानी बच्चे यहाँ पे ये पूरा आपको दिख रहा है ना फिगर, ये क्या है, एक पूरा क्रिस्टल लैटाइस है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको सर्कल छोटे छोटे दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट में, ऑर्डर में अरेंज हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है लैटिस पॉइंट, यहाँ पे लैटिस पॉइंट किसको किसको बोला गया है, यहाँ पे लैटिस पॉइंट बोला गया है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इन सर्कल्स को, जिसको मैंने इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इन लैटिस पॉइंट के 3D रेगुलर अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस। तो ये पूरा क्रिस्टल लैटाइस है, क्या है, ये पूरा क्रिस्टल लैटाइस है। ये आपको फिगर दिख रहा है क्रिस्टल लैटाइस, यानी एक क्यूब के ऊपर क्यूब, एक क्यूब के पीछे क्यूब, उसके दाएं उसके बाएं, यानी एक क्यूब चारों ओर से घिरा हुआ है। ऐसे ही हर एक मतलब हर एक पार्टिकल्स ऐसे ही आपस में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके एक क्यूब बनाएगा, और एक क्यूब आपस में कई सारे क्यूब से घिरा हुआ है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटाइस। आई होप आपको क्रिस्टल लैटाइस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इच पॉइंट इन लैटाइस इज कॉल्ड एज लैटाइस पॉइंट। यहाँ पे लैटाइस पॉइंट को डिफाइन किया गया है, किसको डिफाइन किया गया है, लैटाइस पॉइंट को डिफाइन किया गया है कि लैटाइस पॉइंट क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था, जो पार्टिकल्स की बात हो रही है, जिन पार्टिकल्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है इमेजिनरी लाइन से, उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, लैटाइस पॉइंट। यानी यहाँ पे देखो, ये लैटाइस पॉइंट है, ये लैटाइस पॉइंट है, ये लैटाइस पॉइंट है, ये सब क्या है, लैटाइस पॉइंट है। जो सर्कल आपको दिख रहा है छोटे छोटे, ये सब क्या है बच्चे, लैटाइस पॉइंट है। तो इच पॉइंट इन लैटाइस, लैटाइस में हर एक पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, लैटाइस पॉइंट। एक्चुअली लैटाइस किसको बोला गया है, लैटाइस यानी क्रिस्टल लैटाइस, एक ही बात है। क्रिस्टल लैटाइस को ही लैटाइस भी कहते हैं, और इसके पार्टिकल्स को लैटाइस पॉइंट कहते हैं। अब अगला देखो, दूसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो देखो, आप अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि लैटाइस पॉइंट आर नथिंग, ये कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि बट इट जस्ट मे बी एन एटम्स, अ मोलिक्यूल और एन आयन। यही बात मैंने आपको बोला था कि लैटाइस पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि एक क्या है, ये एटम भी हो सकता है, और ये आयन भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखो, जो कि लास्ट पॉइंट है इसका करेक्टरिस्टिक में क्या लिखा हुआ है, लैटाइस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय एन इमेजिनरी लाइन्स टू ब्रिंग आउट अ प्रॉपर ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटाइस। जो बच्चे इन लैटाइस पॉइंट को हमने एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करके क्यूब बनाया है, एक्चुअली जो लाइन्स है ये कुछ नहीं है, ये लाइन्स हैं ही नहीं, ये लाइन्स सिर्फ समझने के लिए है, इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री को समझने के लिए, इसके प्रॉपर बनावट को समझने के लिए है, ठीक है ना। ये लाइन्स वैसे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वास्तव में जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, हमने जानबूझ के इनको थोड़ा दूर बनाया हुआ है, और आपस में एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ताकि समझ में आ जाए कि इनकी ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है। कुछ आप ऐसा समझो कि एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, ऐसे चार चार पार्टिकल्स आपस, इसके ऊपर भी पार्टिकल्स, सारे नीचे पार्टिकल जो भी हैं ऐसे ज्वाइन बिल्कुल पास पास। लेकिन मैंने इन चारों को, रुको, इन चारों को मैंने क्या किया, एक को यहाँ बना दिया, एक को थोड़ा दूर बना दिया, एक को यहाँ बना दिया, एक को यहाँ बना दिया, इनको ज्वाइन कर दिया समझने के लिए बस। वास्तव में ये चारों पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल पास में हैं। तो ये सब जो था अब तक क्या था, क्रिस्टल लैटाइस। अब समझेंगे यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल का मतलब होता है, यानी देखो, या इस पूरे क्रिस्टल लैटाइस में ऐसा कौन सा चीज़ है जो बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है, वो है क्यूब, यानी क्यूब। एक्चुअली इसमें क्यूब हो सकता है, किसी में क्यूब भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है, ट्राई क्लिनिक हो सकता है, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, बहुत ट्राइगोनल, बहुत चीज़ें आएंगी, अभी समझाऊंगा बाद में, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि क्यूब ही बने, बस जो भी बन रहा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है, एक क्यूब है। एक क्यूब बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटाइस में, अब समझना, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ किसका, यूनिट सेल का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसी वाले यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। यानी किसी भी क्रिस्टल लैटाइस में जो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जो कि रिपीट हो रहा है बार बार एक रेगुलर अरेंजमेंट में, उसे क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यानी यहाँ पे एक जो क्यूब है वो क्या है, यूनिट सेल है। तो यहाँ पे देखो, यूनिट सेल का डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटाइस विच
व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द इंटायर लेटाइस, यानी एक यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, यानी ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, इसके आगे भी, इसके पीछे भी, ये रिपीट हो रहा है हर एक डायरेक्शन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक, और रिपीट होकर क्या बना रहा है, एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटाइस बना रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। किसको, इस वाले छोटे वाले क्यूब को। मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो यूनिट सेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको यूनिट सेल बोलते हैं। मैंने रेड पेन से एक को ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बनाएंगे, देखो अब आ जाओ समझते हैं इसको आसानी भाषा में। छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। लैटाइस पॉइंट मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, लैटाइस पॉइंट आपस में मिलकर बनाएंगे यूनिट सेल, ठीक है। और यूनिट सेल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिट सेल आपस में मिलकर बनाएंगे पूरा एक क्रिस्टल लैटाइस। और क्रिस्टल लैटाइस ऐसे ही जब बड़ा हो जाएगा पूरा, तो क्या बनाएगा, एक बड़ा सा सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा यूनिट सेल कंप्लीट होता है। अब यूनिट सेल के आगे जाते हैं कि यूनिट सेल को और भी अच्छे से समझते हैं कि यूनिट सेल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, हम यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छे से डिफाइन तो कर लिया है, लेकिन यूनिट सेल की और क्या पहचान होती है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक क्यूब लिया हुआ है अलग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्यूब लिया हुआ है, इस क्यूब को मैं अलग से बना रहा हूँ और इसको डिफाइन करते हैं। इसका हम इसको एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहीं पे क्यूब को बनाऊंगा दोबारा से। करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, इसको समझते हैं, यहीं से आपको सारी कहानी आएगी समझ में। तो मैं पहले एक क्यूब बना लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये क्या है, एक क्यूब है। अब सुनो, सॉरी ये हट गया। आप अपना नोट्स अपने पास, अपने सामने उसको खोल के रखे रहना, और इसके बजाय आप अपने नोट्स में, सॉरी गलत हो गया, इसके बजाय आप अपने नोट्स में पढ़ते रहना। मैं बस यहाँ से आपको सुनना है और पढ़ना है अपने नोट्स में, क्योंकि मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल के जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल। देखो मेरी बात सुनो, एक क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, उसमें कितने उसमें जो होते हैं, मतलब जो उसके टोटल एज होते हैं कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। एज मतलब लाइंस। आप जिस रूम में बैठे हो उसमें देखो कितने लाइंस हैं, कितने एज हैं। तो 4 एक फेस पे, ऐसे टोटल 6 फेस है। तो देखो 4 इधर अपने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स होंगी, आप चेक कर लेना अपने रूम में। इन 12 लाइन्स को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और ये कॉर्नर है, क्या है, ये कॉर्नर है। एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा पार्टिकल, तीसरे कॉर्नर पे तीसरा पार्टिकल, इस पे एक पार्टिकल, इस पे एक पार्टिकल, ठीक है। ये कॉर्नर है, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 8 कॉर्नर होते हैं, और 12 एज होते हैं, और 6 फेस होते हैं। ये एक फेस ऊपर नीचे, दूसरा फेस दाएं बाएं, 2 फेस 4, और एक आगे पीछे 6, इस प्रकार फेस हो गए। अब मेरी बात को सुनो, जो क्यूब होता है, क्यूब में एक होता है क्या, लेंथ। ये क्या है, मान लो लेंथ है। ये क्या है बच्चे, ये है ब्रेथ। और ये क्या है, ये है हाइट। और क्यूब में ये तीनों इक्वल होते हैं। इसको ए मानो, इसको ए मानो, इसको ए मानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हमने मान लिया, ठीक है ना। अब सुनो, हालांकि ये क्यूब है, लेकिन क्यूबॉइड होता है तो क्या होता है, आप क्या करो, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो। ये क्यूबॉइड होता तो, यानी किसी के लिए भी, यानी क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, अब ए बी सी मान लो, इक्वल है नहीं, कोई बात की बात है। अब सुनो, रुको मैं इनको मिटा दूँ, ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझें। हाँ देखो, अब क्या करेंगे, अब लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में 3 एज ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे हम 3 एज लेंगे, ए बी सी, क्या लेंगे, ए बी सी। तो देखो इसको हमने मान लिया, आप अपने पिछले पेज पे देखो, इसको हमने मान लिया बी, क्या मान लिया, बी, ठीक है। और इसको हमने मान लिया ए, और इसको हमने मान लिया सी। ये क्या है, 3 एज है। इन तीनों एज को, ये 3 एज क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे यूनिट सेल को, ठीक है। पूरा मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे इसको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इस वाले डायग्राम में देखो आप,
ठीक है। इसमें देखो ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है सी। अब सही है। अब सुनो, अब देखो इसे बोलते हैं क्या, एज लेंथ। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एज लेंथ। मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ ताकि, क्योंकि मेरे पास इस टाइम थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने उखने में, तो इसको आप बोर मत होना, इसको ध्यान से समझना। ए बी सी, ए बी सी यहाँ पे क्या है, एज लेंथ। क्या है, एज लेंथ, यानी सिंपल सी बात हो रही है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात हो रही है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे देखो, दिस अपने नोट्स में देखना, दिस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं होते, होते भी है नहीं होते भी है, वो डिपेंड करता है। ये क्यूब इसमें आपको दिख रहा है कि है, लेकिन कुछ और होता, मोनोक्लिनिक होता, टेट्राक्लिनिक तो नहीं होता उसमें। तो ध्यान देना इस बात पे कि ये 90 डिग्री में आपस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस डिग्राम में तो आपको दिख रहा है कि हैं 90 में, पर सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो किसकी बात हो रही है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक यूनिट सेल को अच्छे से पढ़ रहे हैं कि उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। हमने पहला करेक्टरिस्टिक क्या देखा कि ये इसके अंदर 3 एज लेंथ होगी, ए बी सी, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात हो रही है। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, एंगल्स बिटवीन द एज, इनके देखो, इन तीनों एज के बीच में 3 एंगल है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इन तीनों एंगल को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, 3 एंगल है, इनको बॉन्ड एंगल भी कहते हैं। अल्फा किसके किसके बीच में होगा, अल्फा होगा बी और सी के बीच में। रट्टा नहीं है ये, आप चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से लेंगे। अल्फा, अल्फा यानी एक ट्रिक्स है, अल्फा अल्फा यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, क्या बच गया, बी और सी, तो ब्रैकेट में लो बी और सी। इसका मीनिंग क्या है, अल्फा तो एंगल है और बी और सी क्या है, एज लेंथ है। तो एज लेंथ यानी बी और सी के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। तो देखो बी ये है, सी ये है, इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। पक्का आ गया समझ में। ऐसे ही बीटा, बीटा किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, क्या बच गया, ए और सी बच गया, यानी ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। ऐसे ही लास्ट क्या है, गामा, तो गामा के लिए पता है ये क्या बच गया, गामा के लिए बच गया बी और सी, बी और सॉरी ए और बी, क्या बच गया, ए और बी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, गामा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल हैं और 3 क्या हैं, 3 बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ मतलब एज लेंथ, एज लेंथ मतलब ए बी सी। और लास्ट देखो प्रॉपर्टी क्या है, यानी इसी की बात हो रही है, एंगल बिटवीन द एज अल्फा बीटा एंड गामा, बॉन्ड एंगल्स। ये सब क्या है, बॉन्ड एंगल्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, देयर फोर अ यूनिट सेल इज करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टराइज्ड बाई 6 पैरामीटर्स। तो बच्चे यहाँ पे टोटल 6 पैरामीटर हैं। क्या है, टोटल 6 पैरामीटर है। कौन कौन से हैं, वो हैं ए बी सी, ये तो हो गए एज लेंथ जो कि 3 है, और एक हो गया है अल्फा बीटा गामा, ये हो गया है बॉन्ड एंगल। तो टोटल यहाँ पे 6 पैरामीटर है। इन 6 पैरामीटर से हम इन 6 पैरामीटर से एक यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे, यानी ये 6 पैरामीटर्स एक यूनिट सेल को डिफाइन करेगा। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक यूनिट सेल का कंप्लीट होता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी यूनिट सेल और यूनिट सेल का करेक्टरिस्टिक कंप्लीट हुआ है। हम आगे यूनिट सेल को डिवाइड करेंगे इनटू 2 टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ये शुरुआत थी, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के बहुत ही स्लो करवाया है, लेकिन इतना लंबा टॉपिक नहीं है। खैर वीडियो लंबा हो चुका है बिना बात का, तो इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। हम अगले वीडियो में समझेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल को 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन +1 की क्लास ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ इस टाइम, यानी आपकी क्लास। इसका रीज़न ये है कि मुझको +1 और +2, सॉरी मैं +1 कह रहा हूँ, आप तो +2 में हो। इसका रीज़न बस ये है कि +1 और +2 को मैं ब्लैक बोर्ड पे ही करवाना चाहता हूँ, वहीं पे मैं ठीक से समझा पाता हूँ। ऑनलाइन में दिक्कत होगी, मैं इतना आपको ज़रूर कह रहा हूँ। लेकिन ये, हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि कुछ ना कुछ रिवाज होगा, घर पे बैठने से अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं हम, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये मत सोचना है कि क्लास में ही ऐसे मैं पढ़ाऊँगा, क्लास में इसको और भी अच्छे से मैं करवाने की सोचता हूँ और मैं कर पाता। बट क्या करूँ, यहाँ पे एक तो बोलने में तकलीफ़ होती है, मोबाइल सामने रख के इसको ये लिखो वो लिखो, आदमी बोले कि लिखे यहाँ पे। ठीक है। अब बोर्ड पे क्या है, बोर्ड पे अब बिल्कुल फेस टू फेस कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों के सामने, वहाँ पे हम
डाउट भी पूछ सकते हैं अपना। खैर आपको कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। बाकी इस चैप्टर को मैं थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करूँगा। वैसे जल्दी से कंप्लीट होने वाला चैप्टर नहीं है, ये लेंथी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर भी इसको करो आप। कोई डाउट तो पूछना। मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ।